पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं एसआर पैरामेडिकल कॉलेज में आयोजित भव्य समारोह में पैरामेडिकल कोर्स के तीसरे बैच के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कॉलेज के डायरेक्टर संजय तिवारी ने संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश के 13 कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स संचालित है, जिसमें यह संस्थान प्रमुख स्थान रखता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एसएसपी विजय अग्रवाल और साइबर सेल के डीएसपी डॉक्टर संकल्प राय उपस्थित रहे। एसएसपी ने छात्रों को साइबर अपराध से बचने, नशे से दूर रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। वहीं डीएसपी डॉक्टर संकल्प राय ने साइबर सुरक्षा को लेकर अहम टिप्स साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न कोर्स के मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन छात्रों के उत्साहवर्धन के साथ साथ समाज को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। दुर्ग और रायपुर में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे से जुड़े 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग रेफरी और रेलवे कर्मचारी वीर राजशेखर राव और रेलवे कर्मचारी और वेट लिफ्टर राज लक्ष्मी शामिल हैं। दोनों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। सीबीआई की टीम ने बी चंद्रशेखर राव को दुर्ग के न्यू पुलिस लाइन स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया, जबकि राज लक्ष्मी को रायपुर के डीआरएम कार्यालय से हिरासत में लिया गया। कार्यवाही के दौरान दोनों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से लाखों रुपए नगद और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद होने की जानकारी सामने आई है। दोनों लंबे समय से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रकम वसूल रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है इस ठगी में कितने लोग शिकार हुए और कितने की रकम का लेन देन हुआ। दुर्ग जिले के जेरो सिरसा चौकी क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक दिव्यांग महिला की हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान सरस्वती पटेल उम्र लगभग 40 वर्ष के रूप में हुई है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। घटनास्थल पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में पुलिस ने मृतक के बेटे अश्वनी पटेल को हिरासत में ले लिया है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात को उसी ने अंजाम दिया है। हालांकि अभी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस वर्ष की थीम जांच करे, साफ करे, ढके एवं डेंगू को हराने का उपाय करे के तहत कोसा नगर, घासीदास नगर और मंगल बाजार छावनी क्षेत्र की समीप बस्तियों में रैली निकाली गई। इस दौरान आम नागरिकों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया गया और डेंगू मुक्त शहर बनाने का संकल्प लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को बताया कि बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय है। कूलर, टंकी, ड्रम, अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों की नियमित सफाई, पानी को ढककर रखना और आसपास जमा पानी में ऑयल डालने जैसी जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में सर्वेलेंस टीम, जिला मलेरिया विभाग और निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित चंद्रा मौर्य चौक पर रविवार दोपहर एक तेज कार ने रेड सिग्नल जम करते हुए 2 पहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दूर जा गिरे। इस दुर्घटना में 15 वर्षीय नूर खान और 35 वर्षीय मनोहर गोनाडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सलीम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सलीम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक नूर खान अपने मौसा सलीम के साथ बाइक पर सवार था। उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सिग्नल तोड़ते हुए उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आरोपी कार चालक सागर जायसवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल भोरम देव में आज उस वक्त एक खास माहौल देखने को मिला जब राज्यपाल रमेन डेका ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने भी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्यपाल ने भोरम देव मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा है कि लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा भोरम देव कॉरिडोर इस क्षेत्र के पर्यटन को नई दिशा देगा। कॉरिडोर के निर्माण से यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आम जनता को संदेश देते हुए निजी वाहन छोड़कर बस से सफर किया। नेता नगर स्थित शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के कार्यों की सराहना की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर की महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में शानदार काम कर रही हैं। शहीद गुंडाधुर स्मारक स्थल पर साफ सफाई और सजावट के निर्देश भी दिए गए। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी खास जोर दिया गया। बस्तर में अब विकास और आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर उभरती दिख रही है। रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिंघनपुर गुफा में रिसर्च के लिए पहुंची वैज्ञानिकों की टीम पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। रायपुर की एक यूनिवर्सिटी से 5 सदस्यीय टीम गुफा के शैल चित्रों का निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड आक्रामक हो गया और टीम पर हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही वन विभाग और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से घायलों को स्ट्रेचर के जरिए नीचे लाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज ओपी फोर्टिस जिंदल अस्पताल में जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से जंगल और गुफा क्षेत्रों में रिसर्च के दौरान सुरक्षा उपायों की जरूरत को उजागर कर दिया है। जसपुर जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चंद्र द्वारा वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्हें वहां उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं और व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। साथ ही हितग्राहियों से संवाद कर उनकी दिनचर्या, स्वास्थ्य सुविधाओं और पुनर्वास से जुड़ी जानकारी ली। सुभाष चंद्र ने नशा मुक्ति केंद्र में उपचाररत लोगों को नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अनुशासित दिनचर्या, मानसिक संतुलन और सामाजिक सहभागिता जीवन को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने हितग्राहियों को योग, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने केंद्र में चल रहे पुनर्वास कार्यक्रमों और सुविधाओं की जानकारी दी। बस्तर अंचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जगदलपुर में जल्द ही पहली आवासीय खेल अकादमी की शुरुआत की जा रही है। इस अकादमी में एथलीट्स, फुटबॉल और आर्चरी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों के चयन के लिए जल्द ही ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 13 से 17 वर्ष के बालक खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने जगदलपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने आवास, भोजन, खेल सामग्री, शिक्षा, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इस अकादमी के शुरू होने से बस्तर के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद रविवार को विधिवत पूजा अर्चना की गई। भोज उत्सव समिति और हिंदू समाज के लोगों ने सूर्योदय के साथ ही मां बाग देवी की आराधना शुरू की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां बाग देवी के चित्र लेकर भोजशाला पहुंचे। कार्यक्रम के तहत सबसे पहले परिसर को गंगाजल और गोमूत्र से शुद्ध किया गया। इसके बाद गर्भगृह को रंगोली से सजाया गया और मंदिर की अखंड ज्योति को स्थापित किया गया। सुबह 11:45 बजे आरती की गई, जिसके बाद
केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले शुक्रवार को यहाँ तनाव की स्थिति रहती थी, लेकिन अब माहौल सामान्य है और श्रद्धालु कभी भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौशाला के विकास और इसके पुराने वैभव को पुनः स्थापित करने की बात कही। लखनऊ जिला कोर्ट परिसर के बाहर रविवार दोपहर उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 240 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिनमें ज्यादातर वकीलों के चेंबर और दुकानें शामिल थी। जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, वकील विरोध में उतर आए और कई वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता गया और हालत बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस कर्मी भी पत्थर उठाते नजर आए। हंगामे के बीच एक वकील ने चैम्बर बंद कर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समय रहते बचा लिया। इस पूरी कार्रवाई में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी और 3 वकील शामिल हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रविवार सुबह कोटा मंडल के आलोट स्टेशन के बीच त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में अचानक आग लग गई। गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी लोको पायलट को दी, जिसके बाद ट्रेन को तुरंत रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 15 मिनट के अंदर कोच खाली कर लिया गया, लेकिन कुछ ही देर में आग पूरे कोच में फैल गई। इस कोच में कुल 68 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेलवे के अनुसार इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों का कुछ सामान आग में जल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक रोक दिया गया और बिजली सप्लाई काट दी गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया और ट्रेन को करीब 4.5 घंटे बाद कोटा के लिए रवाना किया। ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। स्थानीय चुनाव में हार के बाद लेबर पार्टी के 70 से अधिक सांसदों और कई मंत्रियों ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारमर ने अपने करीबी सहयोगियों से संकेत भी दिया कि वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है, वहीं जनता का समर्थन भी तेजी से घटा है। विवादों ने इस संकट को और भी गहरा किया है, जिसमें पीटर मैंडेलसन का नाम और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों का जिक्र शामिल है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस स्टीटिंग ने इस्तीफा देकर नेतृत्व की खुली चुनौती दे दी। इन सभी घटनाओं के बीच अब यह माना जा रहा है कि ब्रिटेन में जल्द ही बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक होर्मुज जल डमरू मध्य में सख्त समुद्री निगरानी के चलते अब तक 78 कमर्शियल जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। अमेरिका ने दावा किया है कि 4 जहाजों को डिसेबल किया है ताकि वे ईरानी बंदरगाहों तक न पहुंच सके। यह कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लागू समुद्री नाकेबंदी का हिस्सा बताई जा रही है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से तेल और गैस की बड़ी सप्लाई गुजरती है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस मार्ग का इस्तेमाल अपने आर्थिक और सैन्य हितों के लिए कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास समझौता करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। इस बीच क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। आज के समाचार यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।